नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और आप देख रहे हैं के न्यूज। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचार। उससे पहले कुछ हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच गए। यहां उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के नॉड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। तालिबानी सरकार के ऐलान से पहले ही अफगानी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। क्वाड देश अब चीन के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। अमेरिका में 24 सितंबर को क्वाड की पहली इन पर्सन समिट होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली पहुंची कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को 2022 चुनाव को लेकर बैठक बुलाई। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़ने की जद्दोजहद कर रहे अफगानियों की डरा देने वाली तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से सामने आई हैं। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के नॉड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। बोले, आज वो जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, भारत का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा पड़ा है। ऐसे आजादी के दीवानों ने अपने सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और नायिकाओं की तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश के कई पीढ़ियों वंचित रह गई है। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी में सुधार रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि सरानापुर में भी एक जहां राज्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, इसे महारानी के नाम पर खोला जाएगा। इसके अलावा मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी ने 100 सीटों पर फोकस किया है। पश्चिमी यूपी के जाट और ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश होगी। इसके साथ ही यूपी के विकास का नया मॉडल भी प्रधानमंत्री पेश कर सकते हैं। तालिबान चाहे लाख दावे कर ले कि वह बदल गया है, लेकिन हकीकत यह है कि वह आज भी वैसा ही क्रूर और महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी दिखाने वाला है जैसे 20 साल पहले था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से आए इन दिनों के इसके सबूत सामने आए हैं। राजधानी काबुल में एक महिला को घेर कर पीट रहे तालिबानियों की एक और तस्वीर सामने आई है। यह महिला काबुल में ही हो रहे प्रदर्शन में शामिल थी। इसी दौरान तालिबानियों ने इसे घेर लिया और लाठी कौड़े बरसाने लगे। तालिबानी सरकार के ऐलान से पहले ही अफगानी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन तालिबान उन्हें बंदूक के दम पर दबाने में लगा है। तालिबानी सरकार में किसी महिला को शामिल करना तो दूर, उन पर नई नई पाबंदियां लगाई जा रही है। ऐसे महिलाओं की नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन तालिबान कभी फायरिंग पर तो कभी कौड़े बरसाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यहां तक कि पिछले दिनों ये फरमान भी जारी कर दिया गया था कि विरोध प्रदर्शन से पहले इजाजत लेनी होगी और ये तक बताना होगा कि नारे कौन से लगाए जाएंगे। क्वाड देश अब चीन के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। अमेरिका में 24 सितंबर को क्वाड की पहली इन पर्सन समिट होने जा रही है। वॉशिंगटन में होने वाली इस समिट की मेजबानी पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल हैं। मोदी 25 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण भी देंगे। समिट में 12 मार्च को हुई क्वाड की वर्चुअल बैठक तय किए गए एजेंडों की तरक्की पर बात की जाएगी। इसके अलावा क्वाड 19 जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकें, साइबर स्पेस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त रखने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। ग्रुप का गठन 2007 में हुआ था, लेकिन ऐसा पहली बार चारों देश एक साथ इन पर्सन बैठक
करने जा रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा विदेश दौरा है। चीन पर नकेल कसेंगे क्वाड देश। पिछली क्वाड बैठक 12 मार्च 2021 को वर्चुअली हुई थी। यह क्वाड की पहली बैठक थी। इसमें चीन को कई मोर्चों पर घेरने की रणनीति बनाई गई थी। चीन की वैक्सीन पॉलिसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने गरीब देशों को वैक्सीन सप्लाई करने पर सहमति जताई थी। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर बनी थी सहमति। चारों देशों ने वैक्सीन बनाने के अपने संसाधनों को साझा करने पर सहमति जताई थी। इसका मतलब यह रहा कि चारों देशों के पास वैक्सीन बनाने की जो क्षमताएं हैं उन्हें और बढ़ाया जाएगा। बैठक में पीएम मोदी ने क्या कहा था कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, क्लाइमेट चेंज हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। हम साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने, धर्मनिरपेक्ष, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं इस पॉजिटिव विजन को भारत में प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के विस्तार के रूप में देखता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यूएस इंडो पैसिफिक में सभी सहयोगियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया मैक्सिमम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम में नमस्ते से शुरू किया गया था भाषण। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने नमस्ते के साथ अपने भाषण की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक एरिया ही दुनिया की तकदीर का फैसला करेगा। इसके लिए ही इस रीजन के कई देशों को साथ आकर काम करना होगा। जापानी पीएम ने कहा था कि क्वाड से भावनात्मक जुड़ाव है उनका। योशिहिदे सुगा ने कहा कि क्वाड को लेकर मैं इमोशनल हूं। हमारा कंटेनमेंट फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। हम इस इलाके की शांति और स्थिरता चाहते हैं, इसलिए ही चारों देशों का साथ जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अपने 3 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली पहुंची कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को 2022 चुनाव को लेकर बैठक बुलाई है। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत 9 सदस्य मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है बीते दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान संगठन के सभी जोन वार पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर की गई चर्चा के बाद अहम मंथन किया जाएगा। बैठक में 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी कांग्रेस की टीम को और कैसे धार किया जाए, इस पर भी मंथन होगा। दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में कांग्रेस में मैनिफेस्टो पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस की महासचिव यूपी प्रभारी उत्तर प्रदेश की जनता में पेट जमाने के लिए और क्या किया जाए, इस मंथन करेंगे। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर और किसान आंदोलन पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस 9 सदस्य ठेक पदाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से चुनाव लड़ने को प्लान को तैयार करने पर भी मंथन करेगी। पूर्वी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद बीते 1 महीने से यूपी के विभिन्न जिलों में दौरा कर जनता से उनके मुद्दे और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर यूपी चुनाव के लिए पर चर्चा कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने अयोध्या में मैनिफेस्टो को लेकर दौरा किया था। माना जा रहा है मैनिफेस्टो में कौन कौन से सुझाव आए, क्या खास किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़ने की जद्दोजहद कर रहे अफगानियों की डरा देने वाली तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से सामने आई थीं। हालात अब भी यही है। अफगानिस्तानी अवाम पर हर हाल में अपना मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रही है। सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हजारों की तादाद में अफगानी जमा है जो पाकिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेक बॉर्डर पर भी है। 6 सितंबर को ली गई सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि स्पिन बोल्डक में चमन बॉर्डर पर और तोरखाम बॉर्डर पर अफगानियों की भीड़ है। इसी तरह तजाकिस्तान भी में शेर खान बॉर्डर, ईरान के इस्लाम कला बॉर्डर पर भी अफगानी जमा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में बॉर्डर पर भीड़ बढ़ी है। चमन बॉर्डर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया है। यहाँ परिवार अपने साजों सामान और बच्चों को लेकर पहुंचे हैं। काबुल और दूसरे शहरों से भी लोग घर छोड़कर अस्थायी कैंपों में रहने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के नागरिक तालिबानी हुकूमत से खौफजदा है। इस वजह से ही वह अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही अपना नरम चेहरा दिखाने की कोशिश की है।
किसानों से पंजाब में आंदोलन न करने की अपील वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से पंजाब व हरियाणा में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पंजाब में अकाली दल व आम आदमी पार्टी ने कैप्टन के किसान हितैषी होने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं हरियाणा में मंत्री अनिल विज ने कैप्टन पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है। कैप्टन अब तक किसान आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन उनके इस बयान से किसान संगठन भी खफा हो गए हैं। उनका कहना है कि कैप्टन मोदी सरकार की तरह कॉरपोरेट घरानों के वकालत करने लगे हैं। पंजाब चुनाव 2022 में किसान आंदोलन अहम मुद्दा है। ऐसे में इस पर कहीं हर बात राजनीतिक संगत लेती जा रही है। अभी सभी राजनीतिक दल खुद को किसानों के हक में खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि पंजाब में कांग्रेस अब तक पूरी तरह किसानों के हक में डटी रही। कैप्टन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर भी यही मुद्दा उठा चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी वे आंदोलन का हल निकालने की बात कर चुके हैं। उनके इस बयान से अब कांग्रेस विधायकों व किसानों नेताओं के निशाने पर आ गई है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स नया इतिहास रचने जा रही है। कंपनी 15 सितंबर को पहले ऑल सिविलियन क्रू को स्पेस में भेज रही है। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है। मिशन में 4 लोग अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे। ये सभी आम लोग ये हैं, यानी इनमें से कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है। 15 सितंबर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी लॉन्चिंग का टाइम नहीं बताया है, लेकिन कहा कि अंतिम फैसला मौसम को देखते हुए लिया जाएगा। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 मिशन नाम दिया गया है। मिशन की फंडिंग बिलियनियर जेयर्ड इस्कामेन कर रहे हैं। उन्होंने मिशन के लिए खुद के पास से पैसा दिया है और चैरिटी फंडिंग के जरिए भी जुटाया है। मिशन का उद्देश्य अमेरिका के टेनेसी में सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल के लिए फंडिंग जुटाना है। मिशन को लीड कर रहे इस्कामेन इसके जरिए $200 मिलियन की रकम जुटाना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा की है कि आधी रकम वो अपने पास से हॉस्पिटल को देंगे। इस मिशन के जरिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा और कैंसर के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। इसी वजह से मिशन में सदस्यों को अलग अलग ह्यूमन वैल्यू दी गई है, जैसे लीडरशिप, होप, इंस्पिरेशन और प्रॉस्पेरिटी। मिशन की एक सदस्य सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में फिजिशियन असिस्टेंट भी है और कैंसर सर्वाइवर है। उनका कैंसर का इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली है कि इन राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से 9000 से अधिक उद्योग बंद हो चुके हैं। यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, जिसकी वजह से लोगों को, मरीजों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बॉर्डरों के बंधक होने की वजह से लोगों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह भी शिकायत मिली है कि इस आंदोलन की वजह से कुछ जगहों पर लोगों को उनके घरों से भी नहीं निकालने दिया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई जाएगी। यहाँ और राज्यों और अधिकारियों को नोटिस देने के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आर्थिक विकास संस्थान से भी 10 अक्टूबर तक इस आंदोलन की वजह से उद्योग पर पड़े प्रभाव पर एक रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक पदाधिकारियों और गृह मंत्रालय ने इस आंदोलन में हो रहे कोविड नियमों के उल्लंघन पर भी रिपोर्ट मांगी है। तो चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है। उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है, मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अयोध्या के संतों ने आशीर्वाद दे दिया है।
रामलाला से भी आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान राम से प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं। पूरी दुनिया में राम राज्य की बात होती है, लेकिन राम के नाम पर बात करने वाली भाजपा अंत में क्या करती है, यह सभी जानते हैं। दिल्ली सरकार भगवान राम से प्रेरणा लेकर रामराज के सिद्धांतों पर सरकार चला रही है और राजनीतिक कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार बने जो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर काम करे। उत्तर प्रदेश की जनता से 4.5 साल पहले योगी सरकार बनाई थी। भाजपा ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे, गुंडाराज से मुक्ति दिलवाएंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुना कर देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। यूपी की जनता सभी क्षेत्रों में ठगा हुआ महसूस कर रही है। योगी सरकार ने गुंडाराज को बढ़ावा दिया। खुशी डूबे और परिवार के साथ जेल में है। हाथरस में एक बच्ची से दरिंदगी हुई। दरिंदगी करने वाले के साथ सरकार खड़ी हुई। भाजपा गुंडों के साथ खड़ी रही, बलात्कार करने वालों के साथ खड़ी रही। मीडिया वालों को आंखों में धूल झोंके कर रात को चोरी छुपे अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों को अब रामायण और महाभारत पढ़ाया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि इंजीनियरिंग छात्रों के पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत और रामचरितमानस को शामिल किया गया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो कोई भी भगवान राम के चरित्र और रामकलीन कार्यों के साथ बारे में सिखाना चाहते हैं, वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के जरिए ऐसा कर सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे अध्ययन बोर्ड के शिक्षकों ने NIP 2020 के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया है। यदि हम अपने गौरवशाली इतिहास को आगे ले जाना चाहते हैं तो इसके जरिए हम कर सकते हैं। इस शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होने वाले नए पाठ्यक्रम के अनुसार कला के छात्रों के लिए श्री रामचरितमानस के अनुप्रयुक्त दर्शन को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया है। वहीं अंग्रेजी फाउंडेशन कोर्स में प्रथम वर्ष के छात्रों से भी राज्य गोपालाचारी ही महाभारत की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अंग्रेजों और हिंदी के अलावा योग और ध्यान को भी तीसरे फाउंडेशन कोर्स के रूप में पेश किया गया है, जिसमें ओम, ध्यान और मंत्रों का पाठ शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। हंसते मुस्कुराते वह अपनी बात कह जाते हैं। यही वजह है कि पार्टी ही नहीं, विपक्ष में भी उन्हें पसंद किया जाता है। ऐसे समय में जब गुजरात ही नहीं, हाल में महीनों में कई राज्यों में बीजेपी के अचानक मुख्यमंत्री बदले हैं, गडकरी का एक वीडियो काफी चर्चा बटोर रहा है। जी हाँ, मंच था राजस्थान विधानसभा का और संसदीय प्रणाली एवं जन अपेक्षाएं विषय पर चर्चा हो रही थी। गडकरी की भारी आई व खड़े हुए और जाने माने व्यंग लेखक शरद जोशी के शब्दों में गुदगुदाते हुए नेताओं की राजनीति, अनिश्चितता और स्किल का ऐसा पार पड़ा गए जो सियासतदानों के लिए बड़ा संदेश है। यह संदेश हर उस नेता का या शख्स को सुकून दे सकता है जो अपनी स्थिति को लेकर नाराज या असंतुष्ट है। गडकरी ने बीजेपी ही नहीं, सब दलों के नेताओं को यह संदेश दिया कि राजनीति में जिसे जो पद, काम या मकाम मिले वह उसमें खुश रहने की कोशिश करे। उनकी बातों का अर्थ उनके शब्दों और अंदाज में आपको साफ समझा में आ जाएगा। आइए जानते हैं। गडकरी ने किसान आगे बढ़ाते हुए कहा कि मंत्री इसलिए दुखी थे कि वे अच्छा विभाग नहीं मिला। जिन्हें अच्छा विभाग मिले वह इसलिए दुखी थे कि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए टेंशन में थे कि कब चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। यह सुनते ही एक बार फिर मेज थपथपाते हुए लोग हंस पड़े। पाकिस्तान के तालिबान कनेक्शन को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबानियों और उनकी सरकार में शामिल हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पनाह दी है। ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तालमेल रखना चाहिए। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि तालिबान से पाकिस्तान के कई हित जुड़े हैं।
इनमें से कुछ अमेरिका के खिलाफ हैं। साथ ही कहा कि अफगानिस्तान में भारत के दखल से पाकिस्तान की नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई कुछ हद तक कम हुई है। ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के साथ गहरे ताल्लुक में है। हक्कानी नेटवर्क अमेरिकी सैनिकों की मौत और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे जैसी कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका ने कहा कि उसने अफगानिस्तान में 1.24 लाख लोगों को सुरक्षित मिलाकर इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट पूरा कर लिया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस का कहना है कि हमारे डेवलपमेंट्स, सेना और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने सबसे मुश्किल हालातों में यह मिशन पूरा किया है। तालिबान के कब्जे के बाद वहां से निकाले गए लोगों में हमारे सहयोगी, अफगानिस्तान में रह रहे अमेरिकी और वे अफगानी लोग शामिल में जिन्हें खतरा था। जब जुल्म अपनी हदें पार कर देता है तो विद्रोह जन्म ले लेता है और डर खत्म हो जाता है। इतिहास में हमें ऐसे ही कोई उदाहरण मिल जाएंगे जो इस कथन पुष्टि करते हैं, चाहे वह गद्दाफी हो या सद्दाम हुसैन। ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, जहां महिलाओं ने तालिबान के नए ड्रेस कोड के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। अफगान महिलाएं स्कूली छात्राओं के लिए तालिबानी परिधान की निंदा कर रही है और इसमें उनका सबसे बड़ा हथियार बना है इंटरनेट। ये महिलाएं कलरफुल ट्रेडिशनल वियर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं और डू नॉट टच माई क्लोथ्स, #अफगानिस्तान कल्चर जैसे हैशटैग जिसमें इस्तेमाल कर रही हैं। इस कैंपेन की शुरुआत अफगानिस्तान में अमेरिकन यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर बहार जलाली ने की है। अब उनके समर्थन में सैकड़ों अफगान महिलाएं उससे जुड़ रही हैं। तालिबानी कानून का विरोध करते हुए अपनी तस्वीरें और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। तालिबानी के नए उच्च शिक्षा मंत्री ने रविवार को घोषणा की थी कि महिलाओं को अफगानिस्तान में विश्वविद्यालय में जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें पुरुषों से अलग थलग रहने की नियमों और इस्लामी ड्रेस कोड का पालन करना होगा। यस बैंक और जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स में आज भारी तेजी देखने को मिल रही है। यस बैंक का शेयर 10% बढ़कर कारोबार कर रहा है, जबकि जी एंटरटेनमेंट का शेयर 22% ऊपर कारोबार कर रहा है। यस बैंक का शेयर पिछले 6 महीने में 49% तक गिर गया है। सोमवार तक यह शेयर अपने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से भी नीचे कारोबार कर रहा था। इसका FPO 12 रुपए प्रति शेयर पर आ गया था। हालांकि आज यह शेयर 10% ऊपर 12.87 रुपए पर पहुंच गया। शेयर में निवेशक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। एक साल में इसका ऊपरी लेवल 20 रुपए का था, जबकि दिसंबर 2020 में यह 10.51 रुपए से नीचे लेवल पर था। यस बैंक उसी रिकरेक्शन कंपनी बनाने और अपनी स्टैंडर्ड संपत्तियों को ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। इस ट्रांसफर से उसे प्रोविजनिंग के लिए कम पैसा रखना होगा। रेंटिंग एजेंसी इरका ने कहा कि इस योजना से यस बैंक का बुरा फंसा कर्ज यानी NPA 6% से कम हो जाएगा। इकरा ने कहा कि बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ले ली है। यस बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक की है, जो 30% है। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी मार्च 2023 तक SBI इसमें अपनी हिस्सेदारी 26% से नीचे नहीं कर पाएगा। भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाड़ियों की सैलरी में 250% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। सैलरी में इजाफे का सबसे बड़ा फायदा ग्रुप डी के प्लेयर्स को होगा। इनका मासिक वेतन 40,000 पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 17,000 भारतीय रुपए था। अब इनकी सैलरी में 1 लाख का इजाफा कर दिया गया है, यानी अब इन खिलाड़ियों को 1,40,000 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ रमीज राजा ने बताया कि घरेलू खिलाड़ियों की सैलरी में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी तुरंत लागू कर दी गई है। इसका फायदा 192
घरेलू क्रिकेटरों को मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब फर्स्ट क्लास और ग्रेड प्रतिनिधियों के क्रिकेटर भी हर महीने 1.4 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच कमाई कर पाएंगे। इसी तरह ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 13.75 लाख की जगह 14.75 लाख, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 9.37 लाख की जगह 10.37 लाख और ग्रेड डी से खिलाड़ियों को 6.87 लाख की जगह 7.87 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। पीसीबी प्रमुख ने कहा कि वह चाहते हैं कि राष्ट्रीय क्रिकेटर बेपरवाह होकर क्रिकेट खेलें। हमें समस्याओं का सामना करने और मैच गंवाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खिलाड़ियों को टीम में अपने स्थान को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए और निर्भीक होकर खेलना चाहिए। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।